हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से वापस आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एनिमल टिश्यू का। आज वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, आप वहां से उसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे वीडियोस तो आप फटाफट जाइए @Dr. Biotech चैनल पे और मेरे वीडियोस को देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरे वीडियोस लेक्चर बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़े नहीं आए, बट अब डेली आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए, एनिमल टिश्यू में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, टिश्यू का डेफिनेशन क्या था, ऑर्गन्स क्या होते हैं उनका डेफिनेशन, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ टिश्यू थे उसके 4 बेसिक टाइप्स थे। फर्स्ट इपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो आज हम पहला टाइप ऑफ टिश्यू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो देखें तो इपिथेलियल का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों कि इपिथेलियल, इपी मतलब होता है अबव, अबव या फिर आप बोल सकते हो अपर। ठीक है, और थीलियल मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू को तो यहाँ पे है। इपी मतलब होता है ऊपर और थीलियल मतलब होता है ग्रो। ठीक है, तो इपिथेलियल का मतलब ही क्या हो गया कि वो किसी के ऊपर ग्रो कर गए, वो ऐसा एक टिश्यू है जो किसी के ऊपर ग्रो कर गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये टिश्यू क्या होता है, किसके ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू हम देखेंगे तो ये एकदम सिंपल होता है, राइट। ऐसे समझिए हम कि ये इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, इसमें न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू एकदम पतली लेयर्स होती है, थिन होती है, सिंगल लेयर्स होती है। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर ये इपिथेलियल टिश्यू थिन है, सिंगल लेयर्स की बनी होती है, तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? यस, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। अच्छा, तो अगर इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और डिफ्यूजन होगा तो बताइए कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यस, करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये सिंपल है, सिंगल है, थिन लेयर से बनी होती है यानी पतली है, तो या तो ये आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगा, यानी इनका जो फेस होगा या तो आउटर इन्वायरमेंट को करेगा या तो फिर बॉडी फ्लूइड को करेगा। ठीक है, तो अगर ये इतनी पतली है जिसके वजह से ये सम पार्ट ऑफ द बॉडी की लाइनिंग को बनाती है या फिर उसको कवर्ड करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समझिए ये इपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है? थिन लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, थिन लेयर होती है, और इस एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं है इसका मतलब एवेस्कुलर। ये कैसी होती है? एवेस्कुलर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर है, उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उसको O2 न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं? ठीक है, देखते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इसके ही नीचे पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में आपको बहुत सारे आर्टरी दिखाई देंगी और आपको बहुत सारे वेन्स दिखाई देंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू होता है, उसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे मायोफिब्रिल्स, फिब्रिल्स, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, और उसमें बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जस्ट कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, यानी वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर गए। तो हम लिख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू ग्रोन, हम लिख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू ग्रोन अबव द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वो क्या होता है? ग्रो करता है। ठीक है, अब इस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बच्चों ऐसी पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें CO2 वेस्टेज तो बनेगा, राइट, और इसको O2 और किसका? न्यूट्रिएंट का सप्लाई तो चाहिए। तो अब यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरीज है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि बहुत सारे कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। अब इस आर्टरी से जो भी O2 है या फिर न्यूट्रिएंट है वो इस एपिथेलियल टिश्यू में जाएगा। O2 हो गया या फिर न्यूट्रिएंट हो गया। ठीक है, अब
इस इपिथेलियल टिश्यू में जो भी Ca2 है या फिर वेस्टेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे किसमें, कनेक्टिव टिश्यू के वेन्स में, राइट। तो इपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ब्लड सप्लाई होते हैं, वो वैस्कुलर होता है, ठीक है। तो जो इपिथेलियम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ग्रो करता है। और जो इपिथेलियल टिश्यू है वो किसके ऊपर रेस्ट है बच्चों, ये जो है बेसल सरफेस, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम बेसल सरफेस बोलेंगे। बेसल सरफेस किससे बना होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इपिथेलियल टिश्यू rested on basement membrane, basement membrane, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और ये भी समझ में आ गया कि इपिथेलियल टिश्यू derives O2 and nutrient from connective tissue and CO2 and wastage removes into blood supply of connective tissue, ठीक है, connective tissue by simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ें हैं वो कैसे से कैसे जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। By the simple diffusions, O2 and nutrient are going to epithelium tissue from the arteries of connective tissue, right? Same things, CO2 and wastage, जो भी epithelium में CO2 और wastage होंगे वो removes होगा into the blood supply of connective tissue by the simple diffusions। Simple diffusions का मतलब higher concentration to lower concentration, ठीक है। तो इसके यही वजह है कि इपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। यही वजह है, यही कारण है कि कनेक्टिव टिश्यू से जो भी O2 न्यूट्रिएंट है वो इपिथेलियल में जाता है, जिसके वजह से इपिथेलियम टिश्यू सर्वाइव कर रहा है, राइट। अब एक चीज़, जो ये इपिथेलियम टिश्यू है इसका ये वाला जो पार्ट है ये एक फ्री सरफेस होता है, या फिर आप बोल सकते हो अपाइकल सरफेस, राइट। तो जो इपिथेलियल का फ्री सरफेस है या फिर अपाइकल सरफेस फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड या फिर बोल सकते हो आउटर इन्वायरमेंट। जो इनका इपिथेलियल टिश्यू का जो ये फ्री सरफेस है, अपाइकल सरफेस है, ये या तो बॉडी फ्लूइड्स को फेस करेंगे या फिर आउटर इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये तीन होती हैं, ठीक है। ये एवेस्कुलर है, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती हैं, ये रेस्टेड ऑन द बेसमेंट में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनको O2 एंड न्यूट्रिएंट मिलता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें से CO2 और वेस्टेज रिमूव्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों इनमें कोई भी सेल नहीं होता, नो सेल्स। इसके लिए ये हो जाते हैं ए सेलुलर, ठीक है। मेड अप ऑफ, ये कैसे बनते हैं, मेड अप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू के, किससे, इपिथेलियम टिश्यू के ग्लाइकोप्रोटीन से एंड कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर से या फिर प्रोटीन फाइबर से, राइट। कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें हेल्प करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने में, और इपिथेलियल टिश्यू का भी रोल होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने में, ठीक है। और एक चीज़, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ इंटरसेलुलर, या फिर आप लिख सकते हो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यानी एक दूसरे के बीच में इनके पास बहुत ही कम जगह होती है, बहुत ही छोटा स्पेस होता है, और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में आपको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स दिखाई देगा। तो ये इपिथेलियम कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, जिसके वजह से इनका फंक्शन क्या हो जाता है, कवर्ड एंड लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी।
ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम स्पेस होती है इन दोनों के बीच में, तो इसके वजह से इनका फंक्शन हो जाता है कि सम पार्ट ऑफ द बॉडी के लाइनिंग या फिर उसको कवर्ड करने का काम इपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू आर एवेस्कुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी इपिथेलियल टिश्यू के लेयर्स, जैसे कि अब ये सिंगल है, ठीक है, ये जो सिंगल सेल्स के लेयर्स हैं, ये इपिथेलियल टिश्यू डबल सेल्स के भी हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस लेयर इपिथेलियल के लेयर ऑफ द सेल्स के बेसिस पे इपिथेलियल टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इपिथेलियल टिश्यू हैज़ 2 टाइप्स, एक सिंपल इपिथेलियम, सेकेंड वन कंपाउंड इपिथेलियम, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, देखते हैं। तो आप लिख सकते हो, अब ये हो गया इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में हमने देखा एवेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये रेस्ट करता है, राइट, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वो ग्रो होता है। बिकॉज ऑफ ये एवेस्कुलर है तो इसे न्यूट्रिएंट चाहिए, O2 सप्लाई चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू है। हमने बताया लास्ट लेक्चर में कि कनेक्टिव टिश्यू इज द अबंडेंट टिश्यू इन द आवर बॉडी। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू हर जगह पाया जाता है, और जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके ऊपर इपिथेलियम टिश्यू होना ही होना है, और या फिर जहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू होगा उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा ही। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है सपोर्ट और लिंक करने का, तो इपिथेलियल टिश्यू को भी एक टाइप का सपोर्ट कर रहा है, उसको O2 और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो इपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप्स कितने टाइप से? 2। कौन से बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट इज सिंपल इपिथेलियम, सेकेंड वन इज कंपाउंड इपिथेलियम, राइट। अब हम सिंपल इपिथेलियम की बात करें तो सिंपल इपिथेलियम में ओनली सिंगल सेल्स की लेयर होती, ओनली वन सिंगल सेल्स लेयर, या फिर आप लिख सकते हैं ओनली सिंगल लेयर्स ऑफ सेल। जब सेल्स की एक सिंगल लेयर्स है इन द सिंपल एपिथेलियम, तो उसका काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, राइट, सिक्रीशन या फिर डिफ्यूजन। बच्चों याद रखना कि एपिथेलियम जहाँ पे भी आपको थिन लेयर्स दिखाई दे या एकदम पतली हो, सिंगल लेयर्स हो, तो ऑटोमेटिक आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा पतली लेयर होनी चाहिए, जिसके वजह से वो O2 एक्सचेंज हो सके अच्छे से, कोई भी सिक्रीशन अच्छा हो सके, या फिर कोई भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उसमें पतली लेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो इपिथेलियम की जो सिंपल इपिथेलियम लेयर्स है वो हर जगह वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे डिफ्यूजन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? लिटिल रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्योंकि कंपाउंड इपिथेलियम 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, इसके लिए इनका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस के फंक्शन में इनका रोल थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल इपिथेलियम की। तो सिंपल इपिथेलियम में देखेंगे आप कि इनके बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अब ये सिंपल इपिथेलियम है, ये ओनली वन सिंगल लेयर से बनी होती है, तो इनका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, डिफ्यूजन इन आवर बॉडी, तो हर एक फंक्शन के डिपेंड पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो चेंज होने की वजह से इनमें भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट इज जिसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक है, सेकेंड वन आ जाएगा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। थर्ड वन आ जाएगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है,
अभी हम एक एक टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम्स को देखेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम्स में भी 3 टाइप्स है, सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है वो चेंज हुआ, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई ड्यू टू द फंक्शन के बेसिस पे, तो वो क्या हो गए, 3 टाइप्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम्स की बात करें तो वो ये इनका देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखना। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फ्लैट होते हैं ये एकदम। ठीक है, ये एकदम फ्लैट होते हैं। इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी कैसी होती है, इरेगुलर्स होती है। कैसी होती है, इरेगुलर्स होती है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, फ्लैट होता है। और इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। राइट, तो हम लिख सकते हैं क्या कि सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम थिन है, राइट, थिन है, फ्लैटेंड सेल्स है। ठीक है, इनके जो सेल्स हैं वो एकदम फ्लैटेंड टाइप में ऐसे चिपके हुए होते हैं बच्चों। कैसा चिपके हुए होते हैं, ऐसा आपने समझो कि आटा का गोद है, आटा का गोद, उसको ऐसा चिपका दिया मार मार के तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। तो वैसे ही एकदम आपको फ्लैट, एकदम पतला, ऐसा फ्लैट आपको सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम दिखाई देगा। वो उनके जो सेल्स फ्लैट हैं, उस स्ट्रक्चर की वजह से उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। अब जो इनके न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस वो सेंटर में तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। राइट, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। कैसी होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। क्यों, क्योंकि ये इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इनमें सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ में डिफ्यूजन का काम होता है। तो इसके वजह से इनकी बाउंड्री इरेगुलर्स होती है, जिसे हम इरेगुलर डिफ्यूजन बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन में लिख देंगे कि इसका फंक्शन डिफ्यूजन भी होता है। राइट, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम थिन होता है, फ्लैटेंड सेल्स है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, न्यूक्लियस फ्लैटेंड है और इनके बीच में कॉम्पैक्टली पैक्ड लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। इनके फंक्शन हो जाते हैं डिफ्यूजन्स। राइट, डिफ्यूजन्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनके मेन फंक्शन हो जाता है डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन्स कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, एयर सैक ऑफ लंग, एयर सैक ऑफ लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अजून कहाँ पे देखने को मिलेगा, एयर सैक ऑफ लंग्स डिफ्यूजन में देखने को मिलेगा। और सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम्स आपको एंड सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम प्रेजेंट इन एयर सैक ऑफ लंग्स एंड, सोचिए कहाँ पे हो सकता है अगर ये इतनी पतली लेयर्स है, वॉल ऑफ द बॉडी वॉल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। राइट, है ना, मैंने पहले ही बताया ये एक फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस यानी या तो ये बॉडी फ्लूइड्स को फेस करेंगे या फिर आउटर इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये जो सिंपल स्क्वाइमस है वो इतने फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं, जिनका काम डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब O2CO2 का एक्सचेंज इज कॉल्ड डिफ्यूजन बाय द सिंपल डिफ्यूजन्स। राइट, तो वो कहाँ पे होगा, एयर सैक ऑफ लंग्स यानी एल्वुलाई में। नेक्स्ट आपको वो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है, उस वॉल्स पे भी आपको सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब लाइक होगा। कैसा होगा, क्यूब लाइक, ऐसा प्रेजेंट होगा, क्यूब लाइक होगा। राइट, क्यूब लाइक होगा। और इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो राउंड होंगे और कैसे होंगे, राउंड होंगे और सेंटर में होंगे। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है, राउंड है और सेंटर में है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम वही, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रीशन। अब ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं नेफ्रॉन, राइट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनके जो सेल्स होते हैं बच्चों वो क्यूब लाइक होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, राउंडेड लाइक होता है। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। कोई भी ग्लैंड्स है, राइट, खाली जगह है तो वहाँ पे उसके ग्लैंड्स में, यानी वो डक्ट के ग्लैंड्स में होगा। राइट,
यानी वो जो ग्लैंड्स होगी उसकी जो डक्ट होगी जहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी या फिर नेफ्रॉन, राइट। जो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस नेफ्रॉन्स में एक ट्यूबुलर पार्ट होता है लाइक पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, वहाँ पे आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। सेम थिंग्स अगर हम सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बात करें जो कि डिफ्यूजन इसका फंक्शन है, तो आप यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल भी लिख सकते हैं, राइट। बाउमन्स कैप्सूल, राइट। और आप देखोगे कि ग्लोमेरुलस, आपने अगर किडनी पढ़ा होगा, रिपीटर बच्चे जो हैं, तो बाउमन्स कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में आपको बहुत सारी कैपिलरीज आती है, राइट। एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारी जो कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसके जो वॉल्स है, वो भी कौन बनाता है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। उस वॉल्स को हम इंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथेलियम। कैपिलरीज के वॉल्स को बनाने का काम यानी इंडोथेलियम, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में बहुत सारी कैपिलरीज होती है, पतली पतली पतली, उसको भी, उसके वॉल्स को भी कौन बनाता है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। बस उसको वहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं? इंडोथेलियम, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, न्यूक्लियस भी फ्लैट है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सेल्स का, जो न्यूक्लियस है वो राउंड है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। और ये आपको डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी यानी नेफ्रॉन यानी पीसीटी, डीसीटी या फिर जर्माइनल एपिथेलियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इसके नाम में सब कुछ है। क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक, ठीक है, स्क्वायमस यानी फ्लैट, क्यूबॉइडल यानी क्यूब, कॉलमनार यानी कॉलम जैसे, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा कॉलम जैसे। और इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, वो एकदम बेस में आ जाएगा, बेस में, राइट। तो हम लिख सकते हैं टॉल सिलेंडर लाइक सेल। सेल्स कैसे हैं? टॉल हैं, सिलेंडर लाइक हैं, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, वो मूव्स टू बेस, यानी बेसल न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं, बेसल न्यूक्लियस, ठीक है। कि कॉलमनार एपिथेलियम में जो उनकी न्यूक्लियस होते हैं वो बेस में आके प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बेसल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। टॉल सिलेंडर लाइक सेल्स होता है, कॉलमनार लाइक सेल्स है, इसका न्यूक्लियस बेस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सेम, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा? कॉलमनार सेल्स आपको वो हर एक ऑर्गन्स के खाली स्पेस में, यानी हॉलो लाइक ऑर्गन्स, ठीक है, कि जो भी अपने बॉडी के पार्ट में खाली जगह है उसके अंदर की लाइनिंग आपको कौन करते हुए दिखेगा? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी अपने बॉडी में खाली पार्ट है, खाली ऑर्गन्स है, यानी हॉलो लाइक ऑर्गन्स है, हॉलो लाइक पार्ट से बॉडी पार्ट है, उस खाली ऑर्गन्स यानी खाली जगह को अंदर से जो लाइनिंग करेगा, अंदर से जो लाइनिंग होगा वो किसकी होगी? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की। इसका भी काम होगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन, राइट। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और कॉलमनार एपिथेलियम है, इनके एपिथेलियम यानी जो इनका सेल्स होता है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाती है। क्या आती है? देखो, जैसे हमने देखा कि सिंपल एपिथेलियम में उनके सेल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ, जिसके वजह से वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो गए। वैसे ही सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होता है? उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आती है। किसमें? सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में। कॉलमनार एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। वो मॉडिफिकेशन क्या होता है? देखो, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। देखो क्या होता है बच्चों कि ये एक स्मॉल यानी शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, राइट। देखो कैसे,
अगर ये क्यूब लाइक सेल है, यानी ये कौन सा है, क्यूबॉइडल सेल है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कॉलमनार सेल है, ये कॉलमनार सेल है, तो अब क्या होता है, इनका जो फ्री सरफेस होता है ऊपर की तरफ, ये फ्री सरफेस में इनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है और इनमें ऐसे शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, ऐसे शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ऐसे शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएगा जिसे हम माइक्रोविलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि ये माइक्रोविलाई का मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कि जब ये यहाँ पे माइक्रोविलाई यानी शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जो उनके फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, या फिर हम लिख सकते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि उनमें जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जिसके वजह से इसमें छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं, लाइक शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएगा जिसे हम माइक्रोविलाई बोलेंगे, और उनमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और उनमें जो भी एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नेफ्रॉन के पीसीटी में पाए जाते हैं। राइट, और ये आपको स्टमक और इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, जिसमें क्या हो गया है, माइक्रोविलाई आ गया है। ठीक है, इसमें भी वही है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जिसमें क्या आ गया है, माइक्रोविलाई आ गया है, यानी इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसके वजह से इनका जो काम है, वो जो एब्जॉर्प्शन का काम है, सिक्रीशन का काम है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का जो चेंजेस है माइक्रोविलाई जिसे हमने बोला, वो सिर्फ क्यूबाइडल और कॉलमनार में दिखेगा, आपको सिंपल स्क्वाइमस में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी मैंने बता दिया, हमने कुछ एग्जांपल देख लिए। ठीक है, सिंपल स्क्वाइमस में आप पीसीटी लिख सकते हो, डीसीटी लिख सकते हो, जर्माइनल एपिथेलियम लिख सकते हो, थायराइड फॉलिकल्स, ये सब चीज़ें आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब देखो बच्चों, हमने सिंपल स्क्वाइमस और क्यूबाइडल और कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ा, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे। राइट, जैसे कि सिंपल स्क्वाइमस के एग्जाम्पल हमने देखा, बाउमन्स कैप्सूल्स, राइट, कैपिलरी यानी इंडोथेलियम इन द ग्लोमेरुलस, राइट, यानी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। राइट, सिंपल क्यूबॉइडल के आप लिख सकते हो पीसीटी, डीसीटी, जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स, ये सब चीज़ें आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखने को मिलेगी। और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में आप सीधा सीधा स्टमक एंड इंटेस्टाइन यानी जीआईटी के पार्ट्स। राइट, क्योंकि इंटेस्टाइन और स्टमक में आप देखोगे वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। अगर फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द वहाँ पे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, वहाँ पे माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा, ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज है। सरफेस एरिया इंक्रीज है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ में फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आगे देखेंगे कि इसी माइक्रोविलाई में एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और सीलिया के प्रेजेंट होने की वजह से ये एक नया एपिथेलियम फॉर्म ले लेता है जिसका नाम होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। राइट, तो आने वाले लेक्चर्स में हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट रहे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए @Dr. Biotext। ठीक है, बाय।